हेलो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 19, वांछा गुणांक को परिभाषित कीजिए। वैसे तो आप इसको थ्योरेटिकल रूप में भी लिख सकते हैं, लेकिन पहले सूत्र रूप में लिख दीजिए, फिर इसी को आप आगे और स्पष्ट कर सकते हैं। आई इक्वल टू अणुसंख्यक गुणधर्म प्रेक्षित, अणुसंख्यक गुणधर्म सैद्धांतिक। और थ्योरी जब अपन ने पढ़ी थी तब अपन ने इसको डिटेल में पढ़ा था कि वांछा गुणांक क्या होता है। थोड़ा सा नंबर पे भी डिपेंड करता है। अगर 1 नंबर का क्वेश्चन आता है तो इस प्रकार से लिख सकते हैं, लेकिन यही क्वेश्चन अगर 2 नंबर का आता है थोड़ा सा विस्तार से लिखिए। हर अणुसंख्यक गुणधर्म को ऊपर प्रेक्षित लिखिए, नीचे सैद्धांतिक लिखिए। मोलर द्रव्यमान में उल्टा हो जाएगा, सैद्धांतिक ऊपर आएगा, नीचे प्रेक्षित आ जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 19 में आई आप उस तरीके से बता सकते हैं, मोलर द्रव्यमान के पदों में लिख सकते हैं, या आई बराबर लिख सकते हैं कि जैसे वियोजन के लिए लिख सकते हैं आप कि वियोजन के पूर्व अणुओं की संख्या, कणों की संख्या और अपॉन वियोजन के बाद कणों की संख्या, या संयोजन के पूर्व कणों की संख्या अपॉन संयोजन के बाद कणों की संख्या। तो आई, ये तो मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया, बाकी आई को आप बहुत तरीके से परिभाषित कर सकते हैं। वांछा गुणांक आई और वियोजन की मात्रा में संबंध, ये आपको पहले ही मैंने स्पष्ट कर रखा, लेकिन इसको रट्टा मार लीजिए आप। अल्फा इक्वल टू आई माइनस 1 अपॉन एन माइनस 1, आई माइनस 1 अपॉन एन माइनस 1। ठीक है, एन क्या है बताइए, एन क्या है? देखो वियोजन हो रहा है तो वियोजन की मात्रा तो वियोजन हो रहा है, इसका मतलब आई ग्रेटर देन 1 होगा। एक तो ये ध्यान रखना। दूसरा ये ध्यान रखना कि एन जो है, यहाँ पर एन जो है वो है आयनों की संख्या। कितने आयनों की संख्या में बदला है? जैसे कि एक कण था, जैसे एल्यूमिनियम सल्फेट है तो उससे 5 आयन बने, तो n इक्वल टू 5 हो जाएगा यहाँ। इस बात का आप ध्यान रखिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, वांछा गुणांक और संगुणन की मात्रा में संबंध। यहाँ पर संगुणन की मात्रा और वियोजन की मात्रा दोनों को अल्फा से डिनोट किया है। तो आप ध्यान रखिए कि जब वियोजन होता है तब आई माइनस 1 अपॉन एन माइनस 1, और जब संगुणन होता है तब आई माइनस 1 अपॉन एन की जगह केवल 1 अपॉन एन हो जाएगा, बाकी फॉर्मूला वो का वही रहेगा। इसलिए इसको ऐसे भी लिखते हैं, आई माइनस 1 अपॉन 1 माइनस एन अपॉन एन। ये एन ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा एन इंटू आई माइनस 1 अपॉन 1 माइनस एन। अगर आप इसको 1 माइनस आई करना चाहे हो, या यूँ भी लिख सकते हो माइनस एन आई माइनस 1 अपॉन एन माइनस 1, ऐसे भी लिख सकते हो। तो ये भी सही है, ये भी सही है, और ये भी सही है मैथ्स के हिसाब से, है ना। इसको सॉल्व करके आप किसी भी फॉर्म में लिख सकते हो, लेकिन मैंने सुविधा की दृष्टि से याद रखने के लिए आपको ये फॉर्मूला लिखवाया कि जो वियोजन का सूत्र है उसमें एन की जगह 1 अपॉन एन लिख दोगे तो संगुणन का सूत्र बन जाएगा। तो ये मैंने रटने के हिसाब से, सुविधा की दृष्टि से आपको ये सूत्र लिख के दिया है, जिससे कि आप इसे आसानी से याद कर सकें। ये जो n है इसकी जगह मैंने 1 अपॉन एन रख दिया बस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, हिमांक अवनमन विधि से किसी अवाष्पशील विलेय पदार्थ का अणुभार ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। हिमांक में अवनमन अगर डेल्टा टी एफ है तो हम जानते हैं डेल्टा टी एफ बराबर के बी इंटू एम, जहाँ एम है मोललता। अब मोललता क्या होती है इसको हम खोल करके लिखेंगे। मोललता होती है 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या, या हम कह सकते हैं कि विलेय के मोलों की संख्या अपन विलायक की मात्रा किलोग्राम में। तो विलेय के मोलों की संख्या क्या होगी? डब्ल्यू बी अपॉन एम बी। डब्ल्यू बी अपॉन एम बी क्या है? विलेय के मोलों की संख्या। अपॉन क्या हो जाएगा? देखो डब्ल्यू बी अपॉन एम बी अपॉन विलायक की मात्रा किलोग्राम में। विलायक की मात्रा क्या है? डब्ल्यू ए, और ये ग्राम में है तो इसको किलोग्राम में बदलने के लिए किसका भाग देंगे? 1000 का। ये ऊपर जा करके उल्टा हो जाएगा तो 1000 बटा डब्ल्यू हो जाएगा। हो गया कि नहीं हो गया? सूत्र बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो एम बी है वो है विलेय का मोलर मास, तो एम बी बराबर एम बी चला जाएगा इधर, टी एफ आ जाएगा इधर, तो ये हो जाएगा एम बी इक्वल टू विलेय का मोलर द्रव्यमान क्या हो जाएगा? के बी, है ना। सॉरी, यहाँ पर टी एफ लिख कर आ के बी नहीं आएगा, के एफ आएगा। ये मेरे से गलती हो गई है, आप के बी की जगह के एफ कर देना, है ना। गलती हो गई, सॉरी इसके लिए।
तो मोलल अवनमन स्थिरांक होता है के एफ। जब यहाँ पर एफ आया तो यहाँ पर भी एफ आना चाहिए, है ना। ये मैंने क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक लिख दिया, मोलल उन्नयन स्थिरांक। तो के एफ इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन डब्ल्यू ए इंटू डेल्टा टी एफ, ठीक है। तो के एफ कर दीजिए आप, विशेष ध्यान रखिएगा। केवल नोट्स देखने से ये नुकसान होता है, जैसे मैंने अभी यहाँ गलती पकड़ ली पढ़ाते समय, है ना। लिखते समय हो सकता है मुझसे कुछ जल्दबाजी में लिख दिया हो, लेकिन पढ़ाते समय मुझे ध्यान आ जाता है क्या गलत है क्या सही है। तो देखिए ये यहाँ पर ये गड़बड़ हो ही गई। तो आप इस क्वेश्चन के अंदर के बी की जगह सब जगह के एफ कर दीजिएगा, ठीक है। तो आप सही लिख पाओगे। आगे हमारे पास सूत्र, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है। और पूरे लेसन में मैंने आपको बताया बी हमेशा अपन लेते हैं सॉल्यूट और ए लेते हैं अपन सॉल्वेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी विलयन के परासरण दाब और उसके अणुभार में क्या संबंध है। तो परासरण दाब को हम बताते हैं पाई, और मैंने रखने वाला सूत्र आपको बताया था, वैसे ये कहाँ से आया वो मैंने आपको पहले ही बता दिया था। पाई बराबर सी आर टी, ठीक है। और इसको लिख सकते हैं पाई वी बराबर एन आर टी। पी वी बराबर एन आर टी पढ़ा होगा ना आपने, पी वी बराबर एन आर टी आदर्श गैस समीकरण। तो उसमें पी है जो दाब है, तो उस दाब की जगह पी की जगह मैंने पाई लिख दिया। तो पाई वी इक्वल टू एन आर टी, ठीक है। और अगर पाई इक्वल टू सी आर टी, सी को खोलते हो सांद्रता बराबर होता है मोल प्रति लीटर, कितने मोल कितने आयतन में उपस्थित है, तो ये एन अपॉन वी हो जाएगा मोल प्रति लीटर में सांद्रता मोलरता में, ठीक है। पाई वी बराबर एन आर टी, यहाँ तक आ गए हम, ठीक है। सीधा भी आपको याद रखने का तरीका मैंने बताया आपको, आदर्श गैस समीकरण पी वी बराबर एन आर टी, तो पी की जगह क्या लिख देंगे पाई, परासरण दाब क्या होता है पाई। अब पाई वी इक्वल टू एन की जगह, एन क्या है मोलों की संख्या, मोलों की संख्या क्या होती है, मोलों की संख्या होती है पदार्थ की मात्रा अपन उसका मोल द्रव्यमान। पदार्थ की मात्रा विलय है, इसलिए यहाँ हो जाएगा डब्ल्यू बी अपॉन एम बी, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी। तो अपने को क्या निकालना है, विलय का मोलर द्रव्यमान निकालना है, एम बी निकालना है। तो एम बी बराबर क्या हो जाएगा, डब्ल्यू बी आर टी अपॉन पाई बी। डब्ल्यू क्या है, डब्ल्यू बी क्या है विलय की मात्रा, आर क्या है गैस स्थिरांक, टी क्या है परमताप, पाई क्या है परासरण दाब, वी क्या है आयतन। तो इस सूत्र से हम आसानी से निकाल सकते हैं, सीधे यहाँ से भी निकाल सकते हैं और यहाँ से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। मोलल उन्नयन स्थिरांक के बी की इकाई लिखिए केल्विन किलोग्राम प्रति मोल, ठीक है ना। कहाँ से आया मैंने आपको पहले ही समझा दिया था। डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी इंटू मोलैलिटी होता है, तो के बी हो जाएगा डेल्टा टी बी अपॉन मोलैलिटी, ठीक है। ये हो जाएगा केल्विन और ये हो जाएगा मोल प्रति किलोग्राम, ऊपर आएगा तो केल्विन किलोग्राम प्रति मोल हो जाएगा। विसरण और परासरण में क्या अंतर है, प्रत्येक का एक उदाहरण दीजिए। परासरण में तो क्या होता है, केवल विलायक के अणु गमन करते हैं अर्धपारगम्य झिल्ली के माध्यम से, है ना। और विसरण में पारगम्य झिल्ली होती है, विलय के अणु भी गमन कर सकते हैं और विलायक के अणु भी गमन कर सकते हैं। तो जिस प्रकार से द्रव एक दूसरे में मिश्रित, द्रवों के एक दूसरे में मिश्रित होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, विसरण कहलाती है, ठीक है। और एक ही डायरेक्शन में हो अर्धपारगम्य झिल्ली के माध्यम से तो वो परासरण कहलाती है। परासरण किसे कहते हैं, उदाहरण द्वारा समझाइए, मैंने आपको स्पष्ट कर रखा है, इसलिए इसके आंसर नहीं लिख रखे क्योंकि मैंने डिटेल में पढ़ा रखा है ना। तो परासरण किसे कहते हैं, जब विलायक के कण निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा गमन करते हैं तो यह प्रक्रिया परासरण कहलाती है। लॉट ऑफ एग्जाम्पल हैं, बहुत एग्जाम्पल हैं, है ना। मुरझाए हुए फूल को पानी में रखने पर वे ताजे हो उठते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन आपको बताए थे ना, किशमिश को पानी में रखो फूल जाती है। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन, मतलब आपके पास सो मेनी एग्जाम्पल्स यू हैव। समपरासरी, अति परासरी और अल्प परासरी, है ना। आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक। तो अगर आपके पास ऐसे दो सॉल्यूशन हैं जिनके परासरण दाब बराबर है तो वो कहलाएंगे समपरासरी। अगर आपके पास ऐसे दो सॉल्यूशन हैं जिनके परासरण दाब अलग अलग हैं तो आपके पास दो ही संभावना है, एक ही संभावना है, एक का ज़्यादा एक का कम है। जिसका ज़्यादा परासरण दाब है वो अति परासरी, जिसका कम है वो कहलाएगा अल्प परासरी, सिंपल। ये भी आपको बता रखा है। शॉफ, है ना, शॉफ क्या होता है, सूजन जो आ जाती है आपको,
अधिक नमक खाने से हमको पानी महसूस होता है ना, ये भी मैंने आपको थ्योरी में पढ़ा रखा है। तो ये जो सूजन आ जाती है इसे हम कहते हैं शॉफ। बहुत ज़्यादा नमक खाने से हमको शरीर में पानी महसूस होता है और सूजन आ जाती है, इसको हम कहते हैं शॉफ। ठीक है, आप थ्योरी में और देखिए, आपको और अच्छा समझ में आएगा। परासरण दाब किसे कहते हैं ये भी मैंने आपको बताया था, डायग्राम बताया था आपको, ये भी आप अच्छे से लिख सकते हैं। जो क्वेश्चंस थ्योरी में बिल्कुल क्लियरली हैं, समझा रखे हैं, उनको मैंने यहाँ पर आंसर नहीं लिखे हैं। ठीक है, वही परासरण को रोकने के लिए, परासरण को पहले समझा देना, फिर परासरण की प्रक्रिया को रोकने के लिए जितने दाब की आवश्यकता होती है या जो दाब लगाया जाता है उसे हम परासरण दाब कहते हैं। डायग्राम बना लो, उसमें आप डायग्राम बना करके भी उसको और अच्छा लिख सकते हो। डिपेंड करता है क्वेश्चन कितने नंबर का है। परासरण दाब द्वारा विलय का मूलद्रव्यमान ज्ञात करना अन्य विधियों से अधिक उपयुक्त क्यों होता है? आपने देखा होगा बहुत सारे, आप जब बहुलक पढ़ोगे, पॉलीमर्स पढ़ोगे, तो पॉलीमर बहुलक जो हैं हमारे पास, वो बहुलक बहुत से उनका जो अणुभार है वो परासरण दाब विधि से ज्ञात किया जाता है। प्रोटीन हो गया, ऐसे बहुत सारे हमारे अंदर बायोमोलिक्यूल्स हैं, प्रोटीन है, विटामिन है, वसा है, इनके ये जो बायोमोलिक्यूल्स हैं, इनके मोलर मास, इनके मोलर द्रव्यमान परासरण दाब विधि द्वारा ही ज्ञात किए जाते हैं। क्योंकि परासरण दाब विधि विशेष रूप से जैव अणुओं, ठीक है, ज्ञात करने में उपयोगी, क्योंकि इसका मापन कमरे के ताप पर होता है और जैव अणु उच्च ताप पर स्थायी नहीं होते। जितने भी बायोमोलिक्यूल्स हैं उनकी एक प्रॉपर्टी होती है कि वो हर टेम्परेचर पर स्टेबल नहीं होते। हाई टेम्परेचर पर वो बिखर जाते हैं, अपघटित हो जाते हैं, है ना, और लो टेम्परेचर पर वो वर्क नहीं करते। तो इनके लिए एक ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए, एक रेंज है कि इस रेंज से इस रेंज के बीच में इनका वर्किंग अच्छी होती है ना। और ये जो हम परासरण दाब जो हम निकालते हैं वो हम रूम टेम्परेचर पर निकालते हैं, और जैव अणु भी रूम टेम्परेचर पर एग्जिस्ट अच्छे से करते हैं, इसलिए हम परासरण दाब से विधि से इनका मोलर मास इजीली निकाल सकते हैं। इसके अलावा परासरण दाब विधि में मोलरता के स्थान पर मोलरता का उपयोग किया जाता है, ये भी एक रीज़न है। और हमारी ज़्यादातर कॉन्सेंट्रेशन हम जो लैब में यूज़ करते हैं वो किस में करते हैं? मोलरिटी में करते हैं, ठीक है ना। तो ये दो रीज़न है, एक तो मोलरिटी और एक है रूम टेम्परेचर। क्वेश्चन नंबर 31 है प्रतिहिम यानी एंटी फ्रीजिंग एजेंट क्या होता है? वह पदार्थ जिसे जल में मिलाने पर उसके हिमांक में कमी आ जाती है, हिमांक में कमी आ जाती है, यानी वो किसी को जमने से रोकता है, यानी इसको पहले मिलाया जाता है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? जैसे कि रेडिएटर के अंदर सर्दी में हम कार के रेडिएटरों में हम एथिलीन ग्लाइकोल मिलाते हैं। क्यों मिलाते? ताकि वो जमे नहीं, पहले से मिलाते हैं हम, ठीक है। उसको बोलते हैं हम प्रतिहिम, एंटी फ्रीजिंग एजेंट। क्वेश्चन नंबर 32 इसी थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। विहिमी कारक, डी आइसिंग एजेंट किसे कहते हैं? वह पदार्थ जिसे बर्फ़ पर डालने से बर्फ़ जल्दी पिघलती है उसे विहिमी कारक कहते हैं। देखो सारे आयनिक, क्योंकि जिनमें कणों की संख्या बढ़ जाती है तो हिमांक में अवनमन बढ़ जाएगा, हिमांक में अवनमन बढ़ जाएगा तो अब क्या हो जाएगा? अब वो बर्फ़ उस टेम्परेचर पर नहीं रह सकती, उससे कम टेम्परेचर पर वो जमेगी, तो उस टेम्परेचर पर वो पिघल जाएगी, ठीक है। तो विहिमी कारक में क्या है? विहिमी कारक में बर्फ़ जम गई है, उसको पिघलाना है, तो हम उसके ऊपर जो पदार्थ डालकर यूज़ करते हैं, उसको पिघलाने के लिए जो यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं विहिमी कारक, डी आइसिंग एजेंट। जो जल को बर्फ़ को पिघलाने के लिए यूज़ में किए जाते हैं। सड़कों पर बर्फ़ जम गई है, अब हमको इसको हटाना है, तो अब जो पदार्थ यूज़ किए जाएंगे वो डी आइसिंग एजेंट है। और एंटी फ्रीजिंग एजेंट क्या है? जिनको पहले से मिलाया गया है उस पदार्थ में, ताकि वो उस टेम्परेचर पर, उस लो टेम्परेचर पर जिस पर वो जमता है वो जम नहीं जाए। सर्दी के अंदर पानी रेडिएटर में नहीं जम जाए, इसलिए उसके अंदर एथिलीन ग्लाइकोल मिलाया जाता है, पहले से मिलाया जाता है ताकि वो जम नहीं जाए। उसको बोलते हैं हम एंटी फ्रीजिंग एजेंट। और बर्फ़ जम गई है, अब उसको हटाना है, तो अब जो हम पदार्थ मिलाएंगे उनको बोलते हैं विहिमी कारक। सड़कों पर जमी बर्फ़ को हटाने के लिए सोडियम क्लोराइड के स्थान पर कैल्शियम क्लोराइड लेना अधिक उपयुक्त है। क्यों? देखो दोनों विहिमी कारक हैं,
क्यों? क्योंकि दोनों आयनिक यौगिक हैं, दोनों वियोजन होगा, दोनों में वियोजन होगा, कणों की संख्या बढ़ेगी। लेकिन हमको देखना पड़ेगा दोनों में कणों की संख्या किसकी ज़्यादा बढ़ेगी। NaCl से हमको 2 आयन मिल रहे हैं, Na+ और Cl-, और CaCl2 से हमको 3 आयन मिल रहे हैं, एक कैल्शियम और 2 क्लोराइड आयन, है ना। तो ये दोनों विहिमी कारक है, इनको मिलाने से जल का हिमांक कम हो जाता है। हिमांक में अवनमन एक अणुसंख्यक गुणधर्म है जो कणों की संख्या पर निर्भर करता है। सोडियम क्लोराइड के आयन से 2 आयन, जबकि कैल्शियम क्लोराइड के आयन से 3 आयन प्राप्त होते हैं। अब अधिक आयन कैल्शियम क्लोराइड में मिल रहे हैं, इसलिए हिमांक में अवनमन भी अधिक संख्या में होगा, जिससे बर्फ तेजी से पिघलेगी। हाँ बोलो। और अंतिम क्वेश्चन है आज का, किसी विलायक के लिए मोलल अवनमन स्थिरांक का मान निश्चित होता है क्यों? देखो मोलल उन्नयन स्थिरांक का, तो इसका सूत्र क्या होता है, Kb = RmATb² अपॉन 1000 × ΔH वाष्पन। R क्या है गैस स्थिरांक, Ma क्या है विलायक का मोलर द्रव्यमान, Tb क्या है विलायक का क्वथनांक, ΔH वाष्पन क्या वाष्पन की एंथैल्पी। अब ये जितने भी हमको इधर दिख रहे हैं वो सारे के सारे स्थिरांक है, इसलिए Kb भी स्थिरांक ही होगा। तो ये कुछ 34 क्वेश्चन से और भी हो सकते हैं, आपको तो अपना दिमाग डेवलप करना है ताकि हम किसी भी क्वेश्चन का आंसर दे सकें कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज से रिलेटेड। नेक्स्ट वीडियो जो हम बनाएंगे में हम सीखेंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करना। तो अपने एग्ज़ाम्स में न्यूमेरिकल्स ज़्यादा आते हैं, ये ध्यान रखिए आप, तो उनको आप ध्यान से करिएगा। ये तो आप एक बार में पढ़ लोगे तो आपको याद हो जाएंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। धन्यवाद।